टोक्यो जापान साल 1922 में एक 15 साल का लड़का जो जॉब के लिए एक छोटी सी ऑटो रिपेयर शॉप में पहुंचता है। मालिक को लगता है कि ये लड़का इस रिपेयर शॉप में काम करने के काबिल नहीं है, फिर भी वो इसे वर्कशॉप की सफाई और अपने बच्चे की देखभाल का काम दे देता है। लड़के ने इस जॉब को कबूल तो कर लिया, लेकिन इसकी पूरी दिलचस्पी वर्कशॉप की ऑटो रूटीन में रही। उस वक्त तो किसी ने भी इसकी परवाह ना की और ना ही इस पर कोई तवज्जो दी, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर दुनिया में इस लड़के का क्या मुकाम बनने वाला था। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी एक छोटी सी ऑटो कंपनी बना लेता है। कई दिहाइयों की सख्त मेहनत के बाद यही लड़का दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी का मुकाबला करने लगा और एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी का मालिक बन गया। ये कहानी है उस गरीब जापानी लड़के की जो अपनी अमली जिंदगी दूसरों के बच्चों की देखभाल से शुरू करता है, लेकिन अपनी दिलचस्पी और सख्त मेहनत से एक दिन होंडा मोटर जैसी अरबों डॉलर की कंपनी बनाने में कामयाब हो जाता है। आप देख रहे हैं फोकस ऑन अ सक्सेसफुल स्टोरी के इस एपिसोड में कैसे एक गरीब जापानीज लड़का ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक वर्ल्ड ब्रांड बन गया। कहानी का आगाज होता है 1906 में जापान के छोटे से गांव से जो माउंट फिजी के पास वाक़या था। यहीं गेहे होंडा और उनकी बीवी ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सोइचिरो होंडा रखा गया। सोइचिरो का खानदान बहुत गरीब था। इनके वालिद लोहार थे जिनकी अपनी साइकिलिंग रिपेयर की दुकान थी, जबकि इनकी वालिदा कपड़ों की बुनाई का काम करती थी। सोइचिरो 8 बहन भाई थे, लेकिन मुश्किल हालात में परवरिश पाने वाले सोइचिरो ने बचपन में ही अपने 5 बहन भाइयों को सेहत के मसाइल की बायस खो दिया। बचपन में सोइचिरो अपने दादा के साथ एक राइस मिल में जाया करते थे। इस मिल की खासियत ये थी कि यहाँ पेट्रोल पावर मोटर का इस्तेमाल करके काम किया जाता था। ये उस दौर की नायाब मशीनों में शुमार होती थी। उस मोटर की आवाज, उसका निकलता हुआ धुआं और पेट्रोल की खुशबू सोइचिरो को बहुत दिलकश लगती थी। जब सोइचिरो 8 साल के थे, वो अपने मोहल्ले में रोजमर्रा के मामलात में मसरूफ थे कि अचानक ही एक अजीब गिड़गिड़ाहट की आवाज ने उनको अपनी तरफ मंसूब किया। ये आवाज एक 4 पहियों पर चलने वाली मशीन की थी। दरअसल ये मशीन एक फोर्ड मॉडल टी कार थी। सोइचिरो के लिए ये बहुत हैरत अंगेज लम्हा था। वो समझ ना पाए कि ये बगैर किसी सहारे के अपने बल पर कैसे चल रही है। जैसे ही वो कार उनके पास से गुजरी, वो बेसाख्ता उसके पीछे दौड़ने लगे। कुछ दूर जाकर जब कार रुकी तो उसके पीछे थोड़ा पेट्रोल लीक हो गया। उन्होंने फौरन पेट्रोल को अपने हाथ पर लगाकर सूंघा और फैसला किया कि वो भी एक दिन ऐसी ही कार बनाएंगे। ये मंजर और गाड़ी के तेल की खुशबू हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। अब सोइचिरो ज्यादातर वक्त अपने वालिद की दुकान पर गुजारने लगे। वहाँ उन्होंने जरी औजारों की ब्लेड तेज करना और साइकिलों की मरम्मत करना सीखा। वो हर तरह के इंजन और मोटर से बेहद मुतासिर थे, मगर स्कूल जाने का ख्याल बेहद नापसंद था। उनकी इसी अदम दिलचस्पी की वजह से उनके नंबर भी खराब आते थे। स्कूल में तलबा को रिपोर्ट कार्ड दिए जाते थे, वालिदैन को दिखाने के बाद उन पर खानदानी मोहर लगवाना लाजमी था। सोइचिरो ने कुछ रबड़ इस्तेमाल करके जाली मोहर तैयार कर ली और ग्रेड रिपोर्ट पर जाली मोहर लगाकर ये यकीन दिलाया कि रिपोर्ट कार्ड पर वालिदैन ने मोहर लगाई हुई है। आखिरकार ये राज खुल गया। जब सोइचिरो की ये धोखाबाजी पकड़ी गई तो उनके वालिद ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। साल 1922 में सोइचिरो ने मैगजीन में एक इश्तहार दिखा। जापान के शहर टोक्यो में आर्ट शोकाई नामी एक गैरेज था जो काम के लिए वर्कर्स ढूंढ रहा था। सोइचिरो ने आर्ट शोकाई को नौकरी के लिए खत लिखा और खुशकिस्मती से उसे मस्बत जवाब मिला। 15 साल की उम्र में सोइचिरो ने स्कूल छोड़ दिया, घर वालों को अलविदा कहा और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए टोक्यो की तरफ रवाना हो गया। जब सोइचिरो शहर पहुंचा तो वो शहरी और देही जिंदगी में फर्क देखकर दंग रह गया। जब वर्कशॉप पहुंचा तो देखता है कि वहाँ तो उसको सफाई और मालिक के बच्चों की देखभाल करनी है, क्योंकि मालिक उसको वर्कशॉप के काम के काबिल नहीं समझता था। महीनों गुजर गए, लेकिन सोइचिरो को पैसे नहीं दिए गए और ना ही उसे कार्ड को छूने तक दिया गया। ये सब देखकर सोइचिरो मायूस होने लगा। उन्होंने कई दफा सोचा कि घर वापस चले जाऊं, लेकिन फिर सोचते हैं वापस जाकर वालिदैन का सामना कैसे करेंगे। साल 1923
1928 में जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आया, द ग्रेट कैंटो अर्थक्वेक। पूरे जापान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन लकीली ये हादसा सोइचिरो के लिए अच्छा साबित हुआ। आर्ट शुकाई के ज्यादातर मुलाजिम अपने घरों में लौट गए। अब आर्ट शुकाई के मालिक ने सोइचिरो को काम में शामिल कर लिया। हालांकि इब्तिदा में छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करता गया। हालांकि वो कंपनी में एक काबिल एतमाद मैकेनिक बन गया। अगरचे वर्कशॉप में गाड़ियों और साइकिलों दोनों की मरम्मत की जाती थी, लेकिन उस वक्त कारें आज जितनी आम नहीं थी। सोइचिरो ने अपने काम के दौरान मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों जैसे कि लिंकॉन, मर्सिडीज और यहाँ तक के मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों से वाकफियत हासिल कर ली। सोइचिरो ने अपनी पूरी तवानाई अपने हुनर को बेहतर बनाने और उसको समझ बोझ बढ़ाने में लगा दी। उसी दौरान जापान में मोटर स्पोर्ट्स को काफी कबूलियत हासिल हो रही थी, इसीलिए वर्कशॉप के मालिक ने सोइचिरो को एक स्पोर्ट्स कार को असेंबल करने के लिए कहा। सोइचिरो ने अमेरिकन कर्टिस बाइप्लेन का सेकंड हैंड इंजन लिया और मिचेल नामी एक अमेरिकन कार की बॉडी इस्तेमाल करके एक नई कार तैयार कर दी। इस कार का नाम भी कर्टिस रखा गया। साल 1924 की जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में इस कार ने हिस्सा लिया और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इस चैंपियनशिप में सोइचिरो ने अकम्पनिंग इंजीनियर का किरदार निभाया। ये 17 साल सोइचिरो के लिए एक यादगार तजुर्बा था और इसी लम्हे से मोटर स्पोर्ट उसके लिए उसका फ्यूचर बन गया। साल 1928 में आर्ट शुकाई ने टोक्यो के इलाके हामामात्सु में एक नई ब्रांच खोलने का फैसला किया। सोइचिरो की काबिलियत देखते हुए उसे ब्रांच की जिम्मेदारी दे दी गई। इवन के इब्तिदाई साल में इसकी वर्कशॉप को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों को किसी कम उम्र मैकेनिक के हवाले करने से डर रहे थे। सोइचिरो को ज्यादातर वक्त दूसरे मैकेनिकों के छोड़े हुए नाकारा पुर्जम पर गुजारा करना पड़ा, लेकिन वर्कशॉप को कामयाब बनाने के लिए सोइचिरो ने ऑब्जर्व किया कि दूसरे गैरेज वाले हर गाड़ी को ठीक करने में कामयाब नहीं होते। चुनाचे उसने तमाम उन गाड़ियों को मरम्मत करने का वादा किया जिनको दूसरे मैकेनिक मरम्मत करने में नाकाम रहते, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता। इस हुनर और लगन की वजह से सोइचिरो ने मार्केट में खूब नाम कमाया। अगले कुछ सालों में उसके गैरेज ने काफी कामयाबी हासिल की। साल 1931 में जब वो 25 साल के हुए, वो हर महीने 1000 येन का मुनाफा कमा रहे थे। अब उसका गैरेज एक छोटी सी वर्कशॉप से बढ़कर 30 मुलाजिमीन पर मुश्तमिल एक कामयाब कारोबार में तब्दील हो चुका था, जहाँ एक बार फिर रेसिंग कार्स को असेंबल किए जाने लगा। इसने हामामात्सु रेस कार तैयार की, जिसमें इसने 120 किलोमीटर पर आवर की हैरत अंगेज रफ्तार हासिल की। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो जापान में 20 साल तक कायम रहा। इवन के उस दौर में रेसिंग आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक थी, और जून 1936 में टोक्यो के मुज़ाफात में एक हामामात्सु रेस कार चलाते हुए सोइचिरो को एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें वो मरते मरते बचे। इस हादसे में इसका बायां बाजू टूट गया, कंधा उतर गया और उसके चेहरे पर शदीद चोटें आईं और पर ठीक होने में 18 माह लगे। उस दौरान उसने ये फैसला किया कि वो ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने का कारोबार शुरू करेगा। अब वो पिस्टन रिंग्स बनाने वाला था। पिस्टन रिंग्स कार्स का एक अहम हिस्सा है और उन दिनों इसकी डिमांड काफी ज्यादा थी। 1937 में सोइचिरो ने अपने दोस्त शाइशिरो की मदद ली। उसने शाइशिरो काटो को इस कंपनी का सदर मुकर्रर किया। सोइचिरो खास तौर पर अब भी हामामात्सु ब्रांच में काम कर रहा था, जहां वो दिन में वर्कशॉप में गाड़ियों की मरम्मत करता और रात को पिस्टन रिंग बनाने पर तहकीक करता। एक तवील अरसे तक जब कामयाबी हासिल ना हुई तो वो हामामात्सु हाई स्कूल में एक खसूसी स्टूडेंट के तौर पर दाखिल हुआ ताकि धातकारी की तालीम हासिल कर सके। बिल आखिर 1939 में सोइचिरो ने एक कामयाब और काम करने वाला पिस्टन तैयार कर लिया। जब उसे अपनी जात पर इत्मीनान हो गया तो उसने आर्ट शुकाई की नौकरी छोड़ दी और ब्रांच को तजुर्बा याफ्ता वर्करों के हवाले कर दिया। अब वो अपनी कंपनी पर मुकम्मल तवज्जो देने लगा और दिन रात मेहनत करके उसने काफी पिस्टन तैयार किए। टोयोटा ने सोइचिरो से पिस्टन बनाने की दरख्वास्त की, लेकिन जो 50 पिस्टन उसने जमा करवाए उनमें से सिर्फ 3 ही मेयार पर उतरे। ये सोइचिरो के लिए एक बड़ा धचका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत न हारी। उसने एक बार फिर तजुर्बा हासिल करने के लिए जापान भर में शील बनाने वाली कंपनी और यूनिवर्सिटीज का सफर किया और अपने मैन्युफैक्चरिंग के इल्म को मजीद बढ़ाया। अब मजीद इल्म के साथ
जब उसने पिस्टन तैयार किया तो इस बार नतीजे हैरत अंगेज थे। न सिर्फ इसके पिस्टन क्वालिटी कंट्रोल में कामयाब हुए बल्कि मुल्क भर से ऑर्डर्स की भरमार होने लगी। चीजें सोइचिरो के लिए बेहतर होती जा रही थी, लेकिन फिर अचानक हालात बदल गए। दूसरी जंग अजीम का वक्त था और जापान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। एक दिन जंग के दौरान अमेरिकी फाइटर जेट ने आसमान से बमबारी की तो एक बम सीधा सोइचिरो की कंपनी पर आ गिरा, जिसकी वजह से सोइचिरो के प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। वो अभी इस वाक़े से समझ ही रहा था कि 1945 में हामामात्सु के इलाके में एक बड़ा जल्जला आया और इसका प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जंग के बाद उसकी सालों की मेहनत और उसका मुल्क दोनों तबाह हो चुके थे। वो दोबारा जीरो पर आ गया। सोइचिरो ने अपनी कंपनी के बाकी असासे 4.5 लाख येन में बेच दिए और काम से वक्फा ली। जंग के एक साल बाद जापान शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गया, जिससे शहरियों को खतरा लाहक हो गया। खुराक, लिबास और रहायश की शदीद किल्लत थी और वसाइल बहुत कम थे। सोइचिरो को इतना भी पेट्रोल नहीं मिल रहा था कि वो गाड़ी चलाकर बाजार जाए और अपने खानदान के लिए खाने पीने की अशिया ही खरीद लाए। एक दिन सोइचिरो को इंपीरियल आर्मी का एक जनरेटर मिला जो जंग के दौरान एक वायरलेस रेडियो को बिजली फराहम करता था। वो इस इंजन को देखकर बहुत मुतासिर हुआ और जब उसने इस इंजन का मुतालिया किया तो उसके जहन में एक जबरदस्त ख्याल आया, क्यों ना मैं इस इंजन को एक साइकिल में जोड़ दूं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा। वैसे तो ये कोई नई इजाद नहीं थी, क्योंकि यूरोप में पहले ही बाइसाइकिल पर मोटर लगाने का रिवाज था और उनमें से चंद एक तो जापान में भी देखी गई। लेकिन उस वक्त सोइचिरो जानता था कि जापान को एक सस्ते ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। लिहाजा 1946 में उसने अपने पुराने गोदाम में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया ताकि वो मोटर बाइक चलाने पर रिसर्च कर सके। सोइचिरो ने 12 अफराद की एक टीम के साथ मिलकर पुराने इंजनों और दीगर फालतू पुर्जों को जोड़कर एक मोटर बाइक तैयार कर ली, जो फौरी तौर पर मकबूल हो गई और उनको ऑर्डर आना शुरू हो गए। लेकिन चंद रोज बाद ही वो तमाम पुराने इंजन खत्म हो गए। चुनाचे सोइचिरो ने अपना खुद का इंजन तैयार करने का इरादा किया और 1947 में उसने अपना पहला इंजन टाइपाई इंजन मुकम्मल किया और पहली बार होंडा का नाम किसी मशीन पर तहरीर किया गया। 1948 में सोइचिरो ने होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि जापान के लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम कर सके। लेकिन अभी एक मसला दरपेश था। सोइचिरो के पास सरमाया बिल्कुल खत्म था। उसने जापान के 18,000 साइकिल शॉप मालिकान को एक खत लिखा, जिसमें बताया कि उसके पास जापान को दोबारा मुतहरिक करने का हल मौजूद है। 18,000 में से 3,000 दुकानदारों ने मस्बत जवाब दिया और सरमाया फराहम किया, जिसमें सोइचिरो ने अपनी पहली मोटरसाइकिलों की तैयारी शुरू कर दी। साल 1949 में कंपनी ने पहली मोटरसाइकिल मॉडल डी मुतारिफ कराई। ये बहुत भारी और बड़ी थी, जो कि जापान के लोगों को खास पसंद ना आई। सोइचिरो इस सबसे मुतमईन ना थे, चुनाचे इसने मोटरसाइकिल का डिजाइन हल्का और छोटा बनाने का काम शुरू कर दिया। 3 साल की मेहनत और तजुर्बात के बाद सुपर कप तैयार हुई, जो फौरी तौर पर कामयाब होगी और इतनी मकबूल होगी कि शाही इनाम जीतने में कामयाब रही। सोइचिरो ने सरमायाकार ताकेयो फुजिसावा से भी शरायतदारी की, जिन्होंने न सिर्फ माली मदद फराहम की बल्कि मार्केटिंग और कारोबारी हिकमत अमलियों में भी रहनुमाई की। साल 1958 में सुपर कप को अमेरिका में मुतारिफ कराया गया, जहां इसकी कीमत सिर्फ $295 रखी गई, जो अमेरिकी मोटरसाइकिलों के मुकाबले में 1/4 कीमत थी। होंडा की मार्केटिंग की बदौलत इस मोटरसाइकिल ने ड्रीम्स और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों को उनके अपने मुल्कों में शिकस्त दे दी। मोटरसाइकिलों के बाद सोइचिरो ने रेसिंग दुनिया में एक दफा फिर कदम रखा और मायूस को कारकर्दगी दिखाई, लेकिन सोइचिरो ने हिम्मत नहीं हारी। साल 1959 में होंडा ने इसले ऑफ मैड में मैन्युफैक्चरर स्टीम प्राइज जीता, जो दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रेस थी। 2 साल बाद होंडा ने एक और बड़ी फतह हासिल की, जिसने होंडा के नाम को आलमी सतह पर मशहूर कर दिया। 1960 की दहाई तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। 1949 में होंडा ड्रीम के लॉन्च के बाद 10 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकिलें बना ली थी,
लेकिन सुइचिरो के ख्वाब यही खत्म नहीं हुए। उसके बचपन का सबसे बड़ा ख्वाब जो वो 8 साल की उम्र से देख रहा था, अब वो पूरा होने के करीब था। जब सुइचिरो होंडा ने ऐलान किया कि वो कारों की सनत में कदम रखने वाले हैं, तो बहुत से लोगों ने उनको खबरदार कर दिया। यहाँ तक कि जापानी हुकाम ने भी सुइचिरो को कायल करने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त जापान में पहले ही टोयोटा और निसान का आपस में सख्त मुकाबला चल रहा था। लेकिन सुइचिरो अपने डर के पक्के थे। उन्होंने तमाम बातों को नजरअंदाज किया और साल 1963 में होंडा ने अपनी पहली कार T360 मिनी ट्रक को लॉन्च किया, मगर बदकिस्मती से ये मिनी ट्रक ज्यादा मकबूल साबित ना हो सका। ताहम इसके फौरन होंडा ने अपनी पहली S500 स्पोर्ट्स कार लॉन्च की। ये 2 दरवाजों वाली रोडस्टर कार थी जो 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ 80 माइल्स पर आवर की रफ्तार तक पहुंच सकती थी। 1964 में होंडा ने फार्मूला 1 रेसिंग में हिस्सा लिया और साल 1965 में अपनी पहली जीत हासिल की। लेकिन इब्तदाई कामयाबियों के बावजूद होंडा की कार मार्केट में मौजूद दीगर हरीफों को शिकस्त देना अभी भी एक मुश्किल चैलेंज था। होंडा ने कुछ अरसे के लिए रेसिंग से वक्फा लिया और दुनिया की सबसे कामयाब कारों में से एक कार बनाने पर तवज्जो दी। साल 1972 में होंडा ने सिविक मुतारिफ करवाई, जो अगले चंद सालों में दुनिया की मकबूल कारों में शामिल होगी। इस कामयाबी की एक बड़ी वजह 1970 की दहाई का आलमी तेल बहरान था, जिसके बायस दुनिया भर में पेट्रोल की शदीद किल्लत हो गई। होंडा ने इस मसले के हल के लिए एक नई फ्यूल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई, जिसे CVCC कहा जाता है। ये निजाम गाड़ी को ज्यादा फासला तय करने में मदद कर देता था। इसके अलावा होंडा ने गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए सिविक कार में कैटालिटिक कन्वर्टर शामिल किया, जो उस वक्त की सबसे जदीद माहौलियाती टेक्नोलॉजी में से एक थी। ये सब अवामिल मिलकर होंडा सिविक की कामयाबी का सबब बने और सुइचिरो होंडा कार मार्केट में भी अपना नाम बनाने में कामयाब हो गए। यूं होंडा तेजी से ऑटोमोबाइल मार्केट में मकबूल होने लगा। अगरचे अमेरिकी सार्फिन ने इब्तिदा में होंडा सिविक को मजबूरी में खरीदा, लेकिन वो गाड़ी जिसने वाकई होंडा को आलमी सतह पर कामयाब बनाया वो होंडा अकॉर्ड थी। शुरू में होंडा अकॉर्ड को एक कॉम्पैक्ट हैचबैक के तौर पर लॉन्च किया गया, लेकिन बाद में उसे सेडान मॉडल में भी पेश किया गया। इस गाड़ी में भी सिविक जैसी फ्यूल एफिशिएंसी मौजूद थी, लेकिन इसका साइज बड़ा और डिजाइन ज्यादा आरामदेह था। इसके वसी अंदरूनी हिस्से आरामदेह नशिस्तों की वजह से होंडा अकॉर्ड ऑटोमोबाइल की तारीख में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली सेडान्स में शामिल हो गया। साल 1980 की दहाई के आगाज में होंडा जापान की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी थी और दहाई के इख्तिताम तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी थी। सुइचिरो होंडा ने साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को उनका इंतकाल हुआ। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल फोकस ऑन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।